अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला क्वेश्चन है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ, तो हम इसको दिखाते हैं शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन के रेशियो से। ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इफ़ द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल इज ट्वाइस इट्स मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी देन द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज। यहाँ पे तीन चीज़ों की बात कर रखी है। मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी जिसे हम ई से दिखाते हैं, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी जिसे हम जी से दिखाते हैं, और पॉइजन्स रेशो जिसे म्यू से दिखाते हैं। सो इनके बीच एक रिलेशन होता है E बराबर 2G और इंटू में 1 प्लस म्यू। अब यहाँ पे जो E है उसके बारे में कह रखा है ये G के ट्वाइस है, इसलिए हम वहाँ पे 2G रख सकते हैं। 2G कैंसिल आउट हो जाएगा, उसके बाद आपको म्यू की वैल्यू मिल जाएगी 0। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लिमिट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी डिपेंड्स अपॉन, सिर्फ एक चीज़ पे डिपेंड करती है, टाइप्स ऑफ मटेरियल। ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। द रिलेशनशिप बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, बल्क मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो इज गिवन बाय, यहाँ पर ई के और म्यू की बात कर रहा है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। ई बराबर 3K और इंटू में 1 माइनस 2 म्यू। लिमिटिंग वैल्यू ऑफ पॉइजन्स रेशियो आर, देखिए पॉइजन्स रेशियो जनरली 0 और 0.5 के बीच में होता है बहुत सारे मटेरियल का, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो कुछ केसेस में ये माइनस में भी जाता है। सो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं दे रखी है, इसलिए हम ओवरऑल वाला केस लेके चलेंगे और ऑप्शन ए पे टिक करेंगे। द इलोंगेशन ऑफ अ कोनिकल बार अंडर इट्स ओन वेट इज इक्वल टू, और ऑप्शंस देखेंगे तो इसमें प्रिज्मेटिक बार का जिक्र कर रखा है। तो अब आप ये भी समझिए कि इनके अपने अपने फॉर्मूला क्या होते हैं। देखिए कोनिकल बार में हो जाता है रो जी एल स्क्वायर बाई 6E, और प्रिज्मेटिक बार के लिए हो जाता है रो जी एल स्क्वायर बाई 2E। अब आप इसमें ये भी देखिए जो 6 और 2 है वो डिनोमिनेटर में है, इसका मतलब प्रिज्मेटिक बार में इलोंगेशन कोनिकल के कंपेयर में 3 गुना होगा, या फिर कोनिकल में प्रिज्मेटिक के कंपेयर में 1/3 होगा, 1/3 होगा। तो यहाँ पे कोनिकल का पूछा है, इसलिए ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1/3 दैट ऑफ अ प्रिज्मेटिक बार। If a material has identical properties in all direction, it is said to be, so isotropic बोलते हैं उसको अगर identical properties हो सारी direction में। The property of a material by which it can be drawn into a smaller section by applying tensile load is called, कौन सी property होती है? Ductility होती है। Definition देख सकते हैं, ductility is the property of a material by virtue of it कैन बी elongated और drawn into wires before rupture occurs। सिंपल सी बात है, कोई मेटल ब्लॉक है आपके पास, उससे अगर वायर बनानी है तो डेफिनेटली वहाँ पे डक्टिलिटी ही काम आएगी वायर्स बनाने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल इज़ मोर इलास्टिक, स्टील यहाँ पे ज़्यादा इलास्टिक है, तो ऑप्शन ए सही होगा। द एबिलिटी ऑफ अ मटेरियल टू डिफॉर्म विदाउट ब्रेकिंग इज कॉल्ड, बिना ब्रेक हुए डिफॉर्म होने की एबिलिटी को बोलते हैं प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी इलास्टिसिटी की ऑपोजिट होती है, यानी कि एक्सटर्नल फोर्स हटा देने के बाद अगर कोई बॉडी वापस ओरिजिनल शेप में चली जाए तो उसे हम इलास्टिसिटी बोलते हैं, और एक्सटर्नल फोर्स हटाने के बाद कोई बॉडी डिफॉर्म हो जाए तो उसे हम प्लास्टिसिटी बोलते हैं। शेयर स्ट्रेस ऑन प्रिंसिपल प्लेन्स इज, देखिए प्रिंसिपल प्लेन्स क्या होते हैं? द प्लेन ऑन विच नेट स्ट्रेस एक्ट्स ओनली इन द लाइन ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन, दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। यानी कि जिन प्लेन पे सारी की सारी स्ट्रेस परपेंडिकुलरली काम करती है उन्हें हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं। तो अगर सारी स्ट्रेस परपेंडिकुलरली काम कर रही है तो इसका मतलब है वहाँ पे शेयर नहीं होगा, क्योंकि शेयर इंक्लाइंड फॉर्म में होता है, तो इसलिए वहाँ पे शेयर स्ट्रेस 0 हो जाएगा। मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इन अ बीम अकर्स वेयर, कहाँ अकर करता है? जहाँ पर शेयर फोर्स साइन चेंज करता है। ये एग्जांपल है, देख सकते हैं यहाँ पे बीच में शेयर फोर्स डायग्राम दिख रहा होगा, सी पॉइंट पे शेयर फोर्स अपना साइन चेंज कर रहा है, तो वहीं पे सी पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट डायग्राम देखेंगे तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है। एक और एग्जांपल है, यहाँ पे भी सी पॉइंट पे शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है और वहीं पे आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्राप्त होता है। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, शेयर फोर्स चेंजेस साइन। रेट ऑफ चेंज ऑफ बेंडिंग मोमेंट इज इक्वल टू, शेयर फोर्स को बोलते हैं, ऑप्शन ए सही होगा। द डायग्राम शोइंग द वेरिएशन ऑफ एक्सियल लोड अलोंग द स्पैन इज कॉल्ड, थ्रस्ट डायग्राम बोलते हैं इसे, और इसके
इसको मेज़र करने के दो मेथड होते हैं, द सेक्शन मेथड एंड द ग्राफिकल मेथड, इनको भी ध्यान रख सकते हैं। द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट ड्यू टू अ मूविंग लोड ऑन अ फिक्स्ड एंडेड बीम अकर्स। फिक्स एंडेड बीम जैसे कि एक कैंटिलीवर बीम होता है, तो उसमें सपोर्ट पे ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट आता है। द रिलेशनशिप बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर, बेंडिंग मोमेंट एंड फ्लेक्सुरल रिजिडिटी इज गिवन बाय। देखिए बेंडिंग इक्वेशन जो होती है आपको यहाँ पर दिख रही होगी, ये होती है एम बाई आई, सिग्मा बाई वाई और ई बाई आर। सो इसमें एम होता है मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस, आई होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ई होता है यंग्स मॉडुलस, आर होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिग्मा होता है बेंडिंग स्ट्रेस और वाई होती है डिस्टेंस न्यूट्रल एक्सिस से। सो टॉप में आप देख सकते हैं अगर हम सिग्मा अपॉन वाई वाली टर्म हटा दें, सो एम बराबर मिलेगा ई आई अपॉन आर। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एम बराबर ई आई अपॉन आर। स्ट्रेस रिप्रेजेंट द, स्ट्रेस क्या रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा, फोर्स बाय विच द मटेरियल ऑफ द बॉडी अपोज द डिफॉर्मेशन। वो फोर्स जिसके कारण बॉडी डिफॉर्मेशन का अपोज करे, उसका विरोध करे। बल्क मॉड्यूलस इज द रेशियो ऑफ, देखिए जितने भी इलास्टिक कांस्टेंट होते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी एंड बल्क मॉड्यूलस, ये सभी के सभी रेशियो होते हैं स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन के। सो अब आप जानते हैं स्ट्रेन जो है यूनिटलेस होता है, सो कुल मिला के इन तीनों की यूनिट वही होगी जो यूनिट स्ट्रेस की होती है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। If a bar of length L having a coefficient of linear expansion as alpha is heated by T, the temperature stress produced in the bar is equal to, देखिए टेम्परेचर स्ट्रेन पहले काउंट होता है जो कि होता है अल्फ़ा इंटू टी, और टेम्परेचर स्ट्रेस निकालने के लिए ये जो नीचे ब्रैकेट में फॉर्मूला लिखा है इसे हम यूज़ करते हैं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन को हम ई से दिखाते हैं, और यहाँ से अगर हम स्ट्रेस निकालना चाहें तो वो हो जाएगी स्ट्रेन इंटू ई। सो इसी बिहाफ में यहाँ पे स्ट्रेन इंटू ई हो जाएगा और आपको मिल जाएगा अल्फ़ा टी ई। सो ऑप्शन यहाँ पे बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, 1 पास्कल 1 गीगा पास्कल गलत है। स्ट्रेस रिप्रेजेंट द एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी, अभी हमने जिक्र किया था एक्सटर्नल नहीं होता है। द स्ट्रेन इज डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेस, ये सही होगा ऑप्शन सी। लैक ऑफ डक्टिलिटी इज कॉल्ड हार्डनेस, हार्डनेस नहीं होता है ब्रिटलनेस होता है। सो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा। When a body is subjected to two equal and opposite pulls, as a result of which the body tends to extend its length, the stress and strain induced respectively। देखिए यहाँ पर पुल्स की बात कर रहा है, यानी उसको खींचा जा रहा है, सो इसमें जो स्ट्रेन और स्ट्रेस डेवलप होगा वो दोनों टेंसाइल फॉर्म में होगा, इसलिए ऑप्शन सी हो जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रॉपर सीक्वेंस, तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। प्रोपोर्शनल लिमिट पहले होती है, इलास्टिक लिमिट, फिर यील्डिंग, फिर एक मैक्सिमम स्ट्रेस भी आती है बीच में, फिर फेलियर। यहाँ पे देख सकते हैं ये एक बेसिक डायग्राम है जिसमें पॉइंट ए पे प्रोपोर्शनल लिमिट है, पॉइंट बी पे इलास्टिक, सी पे यील्ड पॉइंट, डी पे मैक्सिमम स्ट्रेस या अल्टीमेट स्ट्रेस और ई पे ब्रेकिंग पॉइंट या फेलियर। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू, हुक्स लॉ कहाँ तक अपना काम करता है, देखिए हुक्स लॉ क्या होता है, स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहें। सो इसी डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो पॉइंट बी तक एक स्ट्रेट लाइन प्राप्त होती है, उसके बाद नहीं होती है, तो इसका मतलब हुक्स लॉ इलास्टिक लिमिट तक काम करता है। सो यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी। The change in length due to a tensile or compressive force acting on a body is given by, PL by AE होता है और कई जगहों पे WL by AE भी लिखा होता है। स्ट्रेन रोस्टे आर यूज टू, क्यों यूज़ करते हैं हम इनको, देखिए ये होते क्या हैं। स्ट्रेन रोस्टे कैन बी डिफाइंड एज द अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रेन गेजेस इन 3 आर्बिट्रेरी डायरेक्शंस। सो इनको हम यूज़ करते हैं नॉर्मल स्ट्रेन को मेज़र करने के लिए, और उन्हीं तीनों डायरेक्शन में आप इसका बेसिक डायग्राम होता है एक देख सकते हैं नेट पे, और यहाँ पे नॉर्मल स्ट्रेन का मतलब है लीनियर स्ट्रेन। सो बी यहाँ पर सही हो जाएगा। अ बार ऑफ लेंथ कैपिटल L मीटर एक्सटेंड बाय L mm अंडर अ टेंसाइल फोर्स, द स्ट्रेन प्रोड्यूस्ड
इन द बार इज। अब देखिए उस हिसाब से तो ऑप्शन ए सही हो जाना चाहिए था, स्मॉल एल बाई कैपिटल एल, लेकिन यहाँ पे एक डायमेंशन मीटर में है और एक मिलीमीटर में है, तो इसलिए ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। क्योंकि आपको पता है 1 मीटर में 1000 mm होते हैं, तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसी भी एक चीज़ में, उस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। When a bar of length L and dia D is rigidly fixed at the upper end and hanging freely, then the total elongation produced in the bar due to its own weight WL स्क्वायर अपॉन 2E होता है फॉर्मूला, और इसी की हेल्प से अगर हम कैपिटल W में देखें तो ये हो जाता है कैपिटल WL बाई 2AE, ठीक है। और ये निकलता है कहाँ से, टोटल वेट जो होता है वो होता है स्मॉल w इंटू ए इंटू एल, बीच में आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, और इसी की हेल्प से स्मॉल डब्ल्यू एल निकलेगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन ए, इसको पुट करके आपको ये वाली चीज़ मिल जाएगी यहाँ पे। सो दोनों ध्यान रखिएगा, कोई भी पूछा जा सकता है। When a bar is subjected to a change of temperature and its deformation is prevented, the stress induced in a bar is, so कौन सी स्ट्रेस होगी वहाँ पे, टेम्परेचर की वजह से है, टेम्परेचर स्ट्रेस भी बोलते हैं और थर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं थर्मल एक्सपेंशन कोफिशिएंट की वजह से ये वेरी करता है मटेरियल टू मटेरियल। द बेंडिंग मोमेंट विच प्रोड्यूस कॉन्वेक्सिटी अपवार्ड्स इज नोन एज, अब देखिए सैगिंग हॉगिंग आप जानते होंगे, ये आपका सैगिंग का डायग्राम होता है बेसिक, ये हॉगिंग का होता है। और कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी क्या होती है, देखिए ये वाला पोर्शन तो कॉन्वेक्सिटी को दिखाता है और ये अंदर वाला पोर्शन कॉन्केविटी को। यहाँ पे कॉन्वेक्सिटी की बात कर रखी है, तो कॉन्वेक्सिटी अपवार्ड किस में होती है, सैगिंग में, और कॉन्केविटी अपवार्ड किस में होती है, सैगिंग में। सॉरी उल्टा बोल दिया शायद। सो यहाँ पे हॉगिंग है और हॉगिंग में कॉन्वेक्सिटी अपवार्ड होगी, सैगिंग में कॉन्केविटी अपवार्ड होगी। तो हमारा क्वेश्चन हॉगिंग का है, यहाँ पे ऑप्शन बी सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, द स्ट्रेस इज द प्रेशर पर यूनिट एरिया, नहीं फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। द स्ट्रेन इज एक्सप्रेस्ड इन mm, गलत है, स्ट्रेन की यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होती है। हुक्स लॉ होल्ड्स गुड अप टू द ब्रेकिंग पॉइंट, ये भी गलत है, इलास्टिक पॉइंट तक होता है। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट, ये सही है, हुक्स लॉ। द रेशियो ऑफ द लेटरल स्ट्रेन टू द लीनियर स्ट्रेन इज कॉल्ड, पॉइजन्स रेशियो की डेफिनेशन है, एन इंक्रीज इन द लोड एट द फ्री एंड ऑफ अ कैंटिलीवर बीम इज लाइकली टू कॉज फेलियर। फ्री एंड पे लोड बढ़ाने से फेलियर कहाँ पे आएगा, फिक्स्ड एंड पे आएगा। द डिफॉर्मेशन ऑफ द बार पर यूनिट लेंथ इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स इज नोन एज लीनियर स्ट्रेन। व्हेन अ बार इज सब्जेक्टेड टू अ पुश ऑफ पी, इट्स, देखिए पुश है तो यहाँ पे हम धकेल रहे हैं उसको, टेंसाइल लोड लग रहा है उस पर, तो लेंथ तो उसकी कम हो जाएगी बार की, और विड्थ और थिकनेस बढ़ जाएगी। सो ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। लेंथ डिक्रीजेस, विड्थ एंड थिकनेस इंक्रीजेस। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेसेस ऑफ इक्वल इंटेंसिटी, द रेशियो ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस टू द करस्पॉन्डिंग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज नोन एज, बल्क मॉड्यूलस होता है डायरेक्ट स्ट्रेस बाई वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। The ratio of bulk modulus to Young's modulus for a Poisson's ratio of 0.25 will be, so देखिए यहाँ पे 3 चीज़ों की बात कर रखी है, बल्क मॉड्यूलस, यंग मॉड्यूलस एंड पॉइजन्स रेशियो। इनका रिलेशन अभी हमने जिक्र किया था एक सवाल में, E बराबर 3 के 1 माइनस 2 म्यू। सो म्यू की वैल्यू यहाँ पे दे रखी है 0.5, वैल्यू पुट करके E मिल जाएगा आपको 1.5 के, और क्योंकि हमें K और E का रेशियो देखना है तो K बाई E हो जाएगा 1/1.5, और इसी को कह सकते हैं 2/3। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द यंग्स मॉड्यूलस ऑफ अ मटेरियल इज 125 गीगापास्कल एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.25। तो मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी बतानी है, यहाँ पे भी ये जो रिलेशन हमने अभी जिक्र किया था पहले, E बराबर होता है 2G 1 प्लस म्यू, यहाँ से G एक तरफ कर सकते हैं आप, E अपॉन 2 1 प्लस म्यू हो जाएगा, वैल्यूज पुट करके G आपको मिल जाएगा 50 गीगापास्कल। सो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। द पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर्स एट अ पॉइंट वेयर, जहाँ पर बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वहाँ पर ये कॉन्ट्राफ्लेक्सर अकर करता है। अ बीम इज सेड टू बी कंटिन्यूअस इफ
कब होता है? जब इसके 2 से ज़्यादा सपोर्ट हो। The relation between modulus of elasticity and modulus of rigidity is given by। रिलेशनशिप की बात हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे स्मॉल m आपको दिख रहा होगा। सो देखिए, जो पॉइजन्स रेशियो होता है उसको हम म्यू से भी दिखाते हैं और 1/m से भी दिखाते हैं, और एज वेल एज कैपिटल V से भी दिखाते हैं। फिलहाल इसका कोई जिक्र नहीं होगा यहाँ पे। सो म्यू की जगह पे हम 1/m रखेंगे, जो रिलेशन मैंने आपको पहले बताया था। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे 1/m रखने के बाद इसको बेसिक सॉल्व करेंगे और कैपिटल G को एक तरफ करेंगे, बाकी चीज़ों को एक तरफ करेंगे। तो यहाँ से G बराबर मिल जाएगा me/2m+1। सो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। द रिलेशन बिटवीन यंग्स मॉड्यूलस, शेयर मॉड्यूलस एंड बल्क मॉड्यूलस क्या होता है? E बराबर 9 kg/3k + G। ध्यान रखिएगा। द रेशियो ऑफ शेयर मॉड्यूलस टू द मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर अ पॉइजन्स रेशियो ऑफ 0.4। एक क्वेश्चन अभी कराया मैंने इसी तरह का, ये दूसरी तरह से है। यहाँ पे पॉइजन्स रेशियो 0.4 दे रखा है, उसकी वैल्यू पुट करेंगे, उसके बाद E बराबर मिल जाएगा 2.8 × G, और क्योंकि हमें G/E चाहिए तो वो हो जाएगा 1/2.8। इसी को हम 10/28 भी कर सकते हैं और इसी को 5/14। सो शेयर फोर्स इन अ कैंटिलीवर बीम लोडेड एट फ्री एंड इज मैक्सिमम एट। कोई कैंटिलीवर बीम है जिस पे फ्री एंड पे लोड है, तो ये आप डायग्राम देख सकते हैं। यहाँ पे फ्री एंड पे लोड होने के बाद जो शेयर फोर्स डायग्राम है वो कुछ इस तरह से बनता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। सो इसमें कहीं पे भी मैक्सिमम मिनिमम का केस नहीं है, पूरी लेंथ पे एक जैसा है। सो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा, थ्रू आउट इट्स लेंथ। Which of the following statement is wrong? The deformation of the bar per unit length in the direction of the force is called linear strain। ये भी सही है। The Poisson's ratio is the ratio of lateral strain to the linear strain। अभी बात करी थी, ये भी सही है। The ratio of change in volume to the original volume is called volumetric strain। ये भी सही है। The bulk modulus is the ratio of linear stress to the linear strain। ये गलत है, linear strain नहीं होता है, volumetric strain होता है। A body is subjected to a direct tensile stress in one plane. The shear stress is maximum at the section inclined at dash to the normal of the section। So एंगल बताने बेसिकली 45 से लेके 135 तक, इस बीच में जो एंगल होता है वहाँ पे मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस मिलता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। The energy stored in a body when strained within elastic limit is known as strain energy। The total strain energy stored in a body is termed as resilience बोलते हैं इसे। The strain energy stored in a spring when subjected to maximum load without suffering permanent distortion is known as। maximum की बात कर रहा है, proof resilience हो जाता है इस केस में। और लास्ट क्वेश्चन है, which of the following statement is correct? The energy stored in a body when strained within elastic limit is known as strain energy। अभी बात करी थी, सही है। The maximum strain energy which can be stored in a body is termed as proof resilience। जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बात करी। द प्रूफ रेजिलियंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ मटेरियल इज नोन एज मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस। ये मॉड्यूलस ऑफ रेजिलियंस की डेफिनेशन है, ये भी सही है। तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन डी सही हो जाएगा।